everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are continuing with our chapter number 4 of class 6 SOF series and the name of the chapter was Methods of Separation. आज हम इसका part 2 करेंगे. आइए शुरू करते हैं. So the first is methods of separation. देखिए, the methods of separation depend upon the constituents or components of a mixture. हम किस मेथड से एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, है ना, क्या क्या कंपोनेंट्स उस मिक्सचर में प्रेजेंट है. हमें मिक्सचर से अलग अलग करना है तो हम डिपेंड तो करेगा ना कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो मिक्स है ना. तो इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे सेपरेशन के लिए. Depends on the components or the constituents present in the mixture. Okay. Separating individual constituents of a mixture may involve a simple method or a more complex one. हो सकता है कि constituents को separate करने के लिए mixture से हो सकता है एक simple step में भी हम कर ले और हो सकता है हमें एक से ज्यादा complex methods की भी यूज करना पड़े separate करने के लिए. To separate a mixture, we use such a property that one constituent of a mixture has and the others do not have. मैं बात करती हूँ अगर राइस और स्टोन का कोई मिक्सचर है, आपने घर पे देखा होगा कई बार राइस में स्टोन्स भी आ जाते हैं, तो हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं. हमें पता है कि राइस व्हाइट कलर के है, स्टोन्स थोड़े दिखने में उनका टेक्सचर भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा. तो क्या डिपेंड करता है कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से क्या है, डिफरेंट है, दिखने में अलग है, टेक्सचर में अलग है, शेप में अलग है. तो इन सब फैक्टर्स पे हम डिपेंड करते हैं कि हमें पता लग जाता है कि हमें किस कॉन्स्टिट्यूएंट को उससे सेपरेट करना है. ठीक है. नाउ तो क्या होता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकियों के पास नहीं है. ठीक है. नाउ firstly we need to separate out the harmful or unuseful substances that may be present in the mixture. तो जरूरी है कि हमें सेपरेट करना. क्या होता है मिक्सचर में अनवांटेड, ठीक है, या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है. अब हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कि कौन कौन से मेथड से हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. कई बार एक सिंपल स्टेप में हम सेपरेट कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, बट कई बार हमें एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड्स को भी यूज करना पड़ेगा. आई होप यू गॉट दिस. आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. सो next is our Olympiad bite. In some mixtures, no single difference can be used to accomplish a desired separation. कई बार हम एक सिंगल डिफरेंस को जानने के बाद में हमारे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो इसके लिए जरूरी है इन सच केसेस मल्टीपल प्रोसेस आर परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप, है ना, अलग अलग मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है सीरीज में, ताकि एट द एंड हमें डिजायर्ड कंपोनेंट जो हमें सेपरेट आउट करना था वो हमें मिल सके. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक डिफरेंस या एक मेथड से ही हम हमारे कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर ले. कई बार हमें सीरीज ऑफ मेथड्स को भी करना पड़ेगा टू सेपरेट आउट द डिजायर्ड कंपोनेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस की मैं बात करूं तो इस वर्ड का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आता है इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है. और अगर मैं बात करूं लाइसिस की तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन करना. किसका ब्रेक डाउन करना, देखो बात करते हैं. इज इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन which is a good example of total purification. टोटल प्यूरिफिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये. ठीक है. अब देखो we get pure metals like aluminium,
कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा बाय दिस मेथड। क्या करा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्योर मेटल्स को ऑब्टेन किया जाता है। आपको पता है नेचर में ये मेटल्स जो है इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको प्योर फॉर्म में अगर हमें ऑब्टेन करना है, दैट मीन्स उससे इम्प्योरिटीज जो है उनको हमें, अनवांटेड जो भी कंपोनेंट्स है उनको हमें अलग करना है उस मेटल से। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे। और अगर मैं इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल लूं जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज H2O। H2O का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करवाते हैं तो क्या होगा कि क्या सेपरेट आउट होंगे? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, राइट? पता है। अब देखो एक बार सेटअप देखते हैं। तो सेटअप जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो कुछ ऐसा होता है। इसमें यहाँ पे बैटरी अटैच करी जाती है, जिसको बैटरी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी है तो बैटरी क्या करेगा? वर्क। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कौन करेगा? बैटरी करेगा। दिस इज द स्विच, राइट? और नाउ सी, तो क्या होता है कि ये जो 2 रॉड्स मैंने इसमें ली है, ठीक है, बैटरी आपको समझ आ गई, स्विच आपको समझ आ गया। अब ये जो 2 रॉड्स लिए हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे आपको 2 रॉड्स दिख रही है जिसमें से, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड्स है जिसमें से जो नेगेटिव वाला होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड, राइट? और जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। गॉट इट? नाउ सी, तो क्या होता है अगर मैं एग्जांपल वापस से यहाँ पे जैसे H2O वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो किस में सेपरेट आउट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हमें कहां पे मिल जाएगी? कैथोड पर। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तब, ठीक है, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुझे कहां पे मिलेगी? कैथोड पर। और एनोड पर मुझे क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस। जब वाटर का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे यहाँ पे इधर एक आपको सॉल्यूशन भी तो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, कैथोड और एनोड को हमने यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तब जिसका भी, फॉर एग्जांपल मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब अगर करवाऊंगी तो वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैस। वी विल फाइंड इट एट कैथोड। हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलेगी और एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी। कब? जब वाटर का ब्रेक डाउन करवाया हमने, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। अब अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, हमने अभी देखा कि प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। तब क्या, जैसे कि प्योर मेटल्स कब ऑब्टेन करेंगे? एल्यूमिनियम हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है, कॉपर करना है और सिल्वर करना है, तब भी हम उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो प्योर कॉपर होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा, जब जो प्योर कॉपर होगा वो हमें कहां पे मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा, ठीक है। और इम्प्योरिटीज हो गई, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है वो हमें कहां पे मिलेगी? एनोड पर मिलेगी। कहां पे मिलेगी? एनोड पर। और उन इम्प्योरिटीज को हम बोल देते हैं एनोड स्लग, राइट। जब आप कॉपर का, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि आपको इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का जब हम करवाते हैं प्योरिफिकेशन, टोटल प्योरिफिकेशन होता है, यानी कि प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं,
तो जब कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तब इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। और कॉपर में अगर जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्योर मेटल हमें कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पर या एनोड पर, हमें मिलेगा कैथोड पर, जो कि क्या है, नेगेटिव रॉड है हमारी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा प्योर, हमें प्योर कॉपर, कैथोड पर, नेगेटिव रोड पर, जो कि नेगेटिव रॉड है। और एनोड पर हमें क्या मिलेगा, इम्प्योर कॉपर, और इम्प्योरिटीज जो है नीचे यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी एनोड के नीचे, जिसको हमने नेम दिया एनोड स्लग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है और क्या मतलब है एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन करवाना, प्योर मेटल्स को सेपरेट आउट करने में, उनकी इम्प्योरिटीज से सेपरेट आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। अब कई बार क्या होता है कि हमें यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको भी सेपरेट आउट करना होता है, जब हमें सेपरेटली यूज करना है उनको, है ना। अलग अलग, जैसे पेट्रोलियम था, तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल था, तो उससे हमने क्या किया, अलग अलग सब्सटेंसेस को जो है अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करवाया, बिकॉज हमें उन्हें इंडिविजुअली यूज करना होता है, अलग अलग यूज करना होता है। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials। अब जो substances हैं वो हो सकता है different size के हो, different particles उसमें हो, different size हो। These may be solid, liquid or even gases। तो हो सकता है कि solid, liquid या gases भी हो। Bearing a few exceptions, almost every element or compound is naturally found in an impure state। अब अगर मैं बात करूं कि नेचर में कैसे प्रेजेंट होता है, तो नेचर में ऑलमोस्ट इन एवरी केस, एलिमेंट की मैं बात कर लूं या कंपाउंड की बात कर लूं, वो कभी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। कभी भी प्योर फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इम्प्योर, बहुत कम ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे हमें कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिल जाए, बट हमेशा वो इम्प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। हम प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करते हैं। नेचर में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और एलिमेंट्स की बात करूं, कंपाउंड्स की बात करूं, तो वो किस में होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हम प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और प्योर फॉर्म ऑब्टेन करते हैं। Sometimes we need total separation. Example, separation of metals from impurities in their ores, and sometimes an incomplete separation is just enough. Oil refining process. अब क्या होता है, हमें कई बार एकदम टोटल सेपरेशन करानी पड़ती है, यानी कि पूरी तरीके से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना पड़ता है। जैसे कि ओर्स, हमने बात करी थी कि आयरन जो है वो ओर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उन ओर्स का टोटल प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो कई बार तो हमें टोटल सेपरेशन करवानी पड़ती है। क्या मतलब है टोटल सेपरेशन का, कि जैसे कि जब ओर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, है ना, तो हमें क्या होता है कि उन मेटल्स को सेपरेट करवाने के लिए टोटल सेपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और कई बार इनकम्प्लीट सेपरेशन भी इनफ होती है। जैसे कि इनकम्प्लीट सेपरेशन कैसे इनफ है, कि ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस जब करवाते हैं हम, ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होती है, इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है और वो हमारे लिए इनफ होती है, इसलिए हम इनकम्प्लीट सेपरेशन करवाते हैं और कई बार हम टोटल सेपरेशन करवाते हैं। The refining process separates crude oil into other more valuable mixtures such as gasoline, kerosene, petrol, waxes, etc. which are not pure substances। अब अगर मैं बात करूं कि हमने क्या किया था, जैसे फर्स्ट में बात करी, हमने क्या अभी बोला था कि ओर्स से मेटल को सेपरेट करवाने के लिए हम टोटल प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। टोटल प्यूरिफिकेशन करवाते हैं तो हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इनकम्प्लीट सेपरेशन करवाते हैं। इनकम्प्लीट सेपरेशन कहाँ होती है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को जब हम करवाते हैं, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को सेपरेशन करवाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हमें। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल, केरोसिन, वैक्सेस, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस नहीं है,
ठीक है, जैसे मेटल्स क्या थे, प्योर सब्सटेंसेस थे, इसलिए टोटल प्योरिफिकेशन करवाया। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये भी इम्प्योर सब्सटेंसेस है, ये भी प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमने टोटल प्यूरिफिकेशन नहीं करवाई, इनकम्प्लीट प्यूरिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट सेपरेशन हमने करवाई। तो इनकम्प्लीट सेपरेशन का एग्जाम्पल क्या है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, जब हम बोल सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट आउट करवाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इम्प्योर होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल जो है उसको सेपरेट आउट करवाने पर भी हमें प्योर सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं। और अगर हम बात करें ओर्स की, मेटल्स को जब हम सेपरेट आउट करवाते हैं तो मेटल्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि टोटल सेपरेशन करवाया हमने। और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के केस में हम वर्ड यूज करते हैं इनकम्प्लीट सेपरेशन, हम बोलते हैं कि हमने इनकम्प्लीट सेपरेशन करवाया, बिकॉज प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम ऑब्टेन नहीं करते। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। अब सॉलिड्स को सॉलिड से, यानी कि दो सॉलिड्स है उनका मिक्सचर है, अब उसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, मेथड्स पढ़ते हैं। नाउ हैंड पिकिंग की मैं बात करूं, यानी कि हाथों से पिक करके, ऐसे हाथों से पिक करके हम सेपरेट आउट करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस सच एज पीसेस ऑफ स्टोन्स इन राइस और पल्सेस कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। क्या होता है हैंड पिकिंग में, हैंड पिकिंग जब हम करते हैं तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल है घर पे हम करते हैं ये वाला मेथड। हैंड पिकिंग कब करते हैं, राइस में या ग्रेन्स में स्टोन्स जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको जैसे प्लेट में लेकर या फिर उसके बाद में हम उसमें से स्टोन्स को सेपरेट आउट करते हैं हाथों से पिक करके। फिर उसमें हम क्या करते हैं, कैसे पता लगता है हमें कि भाई राइस तो अलग दिखते हैं, कॉमन सेंस की बात है ना कि राइस अलग दिखते हैं, स्टोन्स अलग दिखते हैं, तो हम स्टोन्स को पिक करके फेंक देते हैं, ठीक है, और राइस को हम यूज ले लेते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन। द क्वांटिटी ऑफ सच सब्सटेंसेस इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है अनडिजायरेबल सब्सटेंस की वो कम होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टोन्स ज्यादा है और राइस कम है, नहीं, राइस ज्यादा होते हैं और स्टोन्स कुछ बहुत कम क्वांटिटी में स्टोन्स होते हैं, इसलिए हम आराम से हाथों से पिक करके उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्टोन्स होंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे हैंड पिकिंग। तो हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड जब यूज करते हैं जब अनडिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव करना हो मिक्सचर से और अनडिजायरेबल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। In such situations, hand picking is a convenient method of separating substances. ऐसे केसेस में क्या होता है, हैंड पिकिंग जो मेथड होता है वो बहुत इजी रहता है हमारे लिए। घरों में हम यही करते हैं, हाथों से पिक करके स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं हैंड पिकिंग करके। Hand picking is easier when the substance to be separated are different in color, shape and size. Of course बात है, अगर स्टोन्स और राइस एक जैसे दिखने लग जाए तो क्या हम सेपरेट आउट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमने कैसे सेपरेट आउट कर लिया, बिकॉज स्टोन्स जो है वो राइस से कलर में अलग हैं, साइज में अलग हैं, शेप में भी अलग हैं। Now you can see in this picture, this is a picture of hand picking. ये मेथड आप घर पे भी देखा होगा आपने कभी मम्मा को या दादी को करते हुए, and this is same as that only, कि हम अनडिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, आइए देखते हैं। Sometimes we find calf in food grains. अब क्या होता है कि कई बार calf is the debris arising from agricultural process of processing of food grains. The process of separating grains from stalk is called threshing. Threshing क्या होता है कि देखो पहले तो इस पिक्चर से ही समझ आ जाएगा What is threshing, कि जब हम ग्रेन्स को, क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो हम एक प्रोसेस करते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग से क्या होता है, थ्रेशिंग में जैसे इसने लिया और हार्ड सरफेस के अगेंस्ट उसको ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, अब स्टॉक होती है, बिकॉज क्रॉप्स ग्रो होंगे तो ऐसे तो नहीं सब ग्रेन्स ग्रो होते हैं, नहीं, स्टॉक के ऊपर ग्रेन्स ग्रो होते हैं। तो क्या होता है, उस स्टॉक से ग्रेन्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। जब हम उसको ऐसे मारते हैं हार्ड सरफेस के अगेंस्ट तो जो
स्टॉक होता है उससे ग्रेन्स जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। नाउ the paddy or wheat stalks are bundled and dried in the sun after harvesting is done. क्या होता है जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो राइस या हम बोल सकते हैं व्हीट, उसके स्टॉक्स का बंडल बनाया जाता है और सन में सुखाया जाता है। The stalks have many grains attached to them. Plucking the grains from the stalks would be impossible as they are very small, unlike fruits and vegetables. अब क्या होता है कि ग्रेन्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं स्टॉक पे, है ना। राइस या व्हीट में ये मेथड को हम यूज करते हैं और वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं दाने, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम एक एक को ऐसे हाथ से प्लग करके निकालें। तो इसके लिए क्या करा जाता है कि स्टॉक्स को सन में ड्राई करवाया जाता है, सुखाया जाता है हार्वेस्टिंग करने के बाद, और उसके बाद थ्रेशिंग प्रोसेस को यूज करके थ्रेशिंग प्रोसेस से उन ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। Threshing is done to separate grains from their stalks, which involves beating the stalk bundles to free the grains or thick wood sticks used to hit the stalk. अब क्या होता है कि threshing is done, threshing को क्या करते हैं, grains को stalk से separate करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, which involves beating the stalk bundles to free the grains. अब जो bundles होते हैं या हम बोल सकते हैं thick wooden sticks जो होती है उससे हिट करवाया जाता है ताकि grains जो हैं वो stalk से separate out हो जाए। Sometimes threshing is done with the help of bullocks or oxen. These days threshing machines are used to separate the grains. अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो है threshing machines का हम यूज करने लगे, ठीक है। तो थ्रेशिंग किसकी हेल्प से करवा सकते हैं, बुलक्स और ऑक्सिन की हेल्प से भी करवाई जाती है, बट आजकल थ्रेशिंग मशीन्स का यूज होने लग गया है टू सेपरेट आउट द ग्रेन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विनोइंग। What is winnowing? Winnowing is a method used to separate lighter components of a mixture from the heavier ones by wind or by blowing air. It is used to separate husk from grains, which is done with the help of the wind, which blows away the lighter husk, leaving the heavier grains to fall down through gravitational force. अब क्या होता है, you can see in this picture also. इस पिक्चर से आराम से समझ आ रहा होगा आपको कि कैसे विनोइंग करवाई जाती है। विनोइंग में क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं हस्क और ग्रेन्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब क्या करा जाता है ऐसे केसेस में कि ऊपर थोड़ा जैसे ऊपर खड़े होके कोई स्टूल के ऊपर या फिर कोई बेंच के ऊपर खड़े होके हायर सरफेस पे खड़े होके ऐसे उनको यूं करके गिराया जाता है नीचे। तो क्या होता है, हस्क जो होता है वो बहुत लाइटर होता है वेट में। तो विनोइंग प्रोसेस हम कब यूज करते सकते हैं, जब हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स का मिक्सचर हो। तो विनोइंग में क्या होता है कि जो हस्क होती है वो बहुत लाइट होती है वेट में, है ना, और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं। तो विंड के साथ में, हवा के साथ में क्या होता है, हस्क तो उड़ के चली जाती है और जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हस्क है, ठीक है। तो हस्क क्या होती है, विंड के साथ उड़ के चली जाती है बिकॉज इट इज लाइटर इन वेट, वेयर एज जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं हस्क से। हस्क उड़ जाती है और ग्रेन्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं बिकॉज दे आर हैवी पार्टिकल्स। Nowadays, machines are steadily replacing human efforts, which have 3 to 4 sieves. These sieves may be operated manually, but some machines have a provision for a vibratory mechanism that shakes the grains in calf mixture. An electric blower in the machine creates a current or air that does the work of wind. अब आजकल क्या हो रहा है, धीरे धीरे ह्यूमन जो एफर्ट्स है, यानी कि जो चीजें हम करते थे या फिर जो ह्यूमंस करते थे वो धीरे धीरे मशीन से सेपरेट आउट हो रही है। मशीन्स जो है वो ये काम कर रही है विनोइंग का, थ्रेशिंग का। तो मशीन्स का धीरे धीरे यूज होना शुरू हो गया है, ठीक है। जो तो क्या होता है कि जिसके अंदर 3 to 4 सीव्स होती है, यानी कि छलनी हम बोल सकते हैं, 3 to 4 छलनीज होती है, ठीक है, उसके अंदर अटैच, और ये मैनुअली ऑपरेट करी जाती है, यानी कि हम ऑपरेट तो इनको इंसान ही करवाते हैं, ह्यूमंस ही करवाते हैं, बट द वर्क इज डन बाय मशीन, नॉट बाय द ह्यूमन। बट सम मशीन्स हैव अ प्रोविजन और फॉर अ वाइब्रेटरी मैकेनिज्म।
क्या होता है, वाइब्रेटरी मैकेनिज्म का यूज करा जाता है जिससे ग्रेन और काफ के मिक्सचर को शेक करवाया जाता है, और एक ब्लोअर लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक ब्लोअर, जो कि विंड का काम करता है, और उससे ग्रेन जो होते हैं उससे जो हस्क होती है वो रिमूव हो जाती है। द काफ इज यूजफुल टू, इट इज कलेक्टेड इनटू बैग्स एंड यूज्ड एज अ फॉडर फॉर कैटल्स। अब जो काफ होती है वो भी यूज में लिया जाता है। किसके लिए यूज में लिया जाता है, कैटल्स को जो चारा हम देते हैं, है ना, जो कैटल्स को चारा दिया जाता है दैट इज एक्चुअली द काफ, और उसको भी यूज करा जाता है ताकि एनिमल्स को फॉडर दिया जा सके, ठीक है, कैटल्स को फॉडर की हम यूज करते हैं। नाउ sieving, what is sieving? Sieving allows finer substances such as flour to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. The size of the hole vary according to the materials to be separated. Sieving method क्या हो सकता है, आपने घर में बहुत देखा होगा, रोज ये होता है ना, अपन रोज डेली खाना बनाते हैं, जब चपाती बनाते हैं तो यही मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, छलनी से छानते हैं आटे को, है ना, छानते हैं तो क्या होता है, आटा तो नीचे चला जाता है ना, जो इसमें जो आता है और जो भी अनयूजफुल जो भी होता है ना, जो भी सब्सटेंस वो इसमें रह जाता है। So this is the sieving method. Now pebbles and stones are removed from sand by sieving. अब सैंड से जो पेबल्स का रिमूव करा जाता है या स्टोन्स को रिमूव करा जाता है वो भी सीविंग मेथड से करते हैं। A metallic sieve is used as construction sites to remove stones and pebbles from sand. Stones और pebbles को सैंड से रिमूव करने के लिए एक मेटल की सीव का यूज करा जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जब चलता है आपने देखा होगा यूज करते हैं। This kind of sieve has a wire mesh within a wooden frame. ऐसे वुड का एक फ्रेम होता है और उसके अंदर वायर्स के बहुत छोटी छोटी ऐसे मैश टाइप होती है, ठीक है, ऐसे बहुत छोटी छोटी होल्स होते हैं, ठीक है, ऐसी एक यूज करी जाती है जिससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क पे यूज करा जाता है, जिससे स्टोन्स और पेबल्स को सैंड से रिमूव करवाया जाता है। Now, when the sand containing pebbles and stones is shoveled onto the sieve, finer sand particles pass through the sieve, but coarse materials like stones and pebbles remain behind the wire mesh. तो क्या हो जाता है, जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्टोन्स, है ना, या फिर हम बोलते हैं पेबल्स, तो वो तो क्या होते हैं, सीव को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और जो सैंड होती है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो सीव को पास कर जाते हैं। Sieve is used as at home to separate bigger particles in wheat flour. अब ये घर पे हम सेम यूज करते हैं, व्हीट जो आटा होता है उसको छानने के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं। दिस इज ओनली sieving method. This is not considered a healthy practice nowadays as the bigger particles of roughage are lost in this process. लेकिन आजकल हमें बोला जाता है कि आटे को हमें नहीं छानना चाहिए, बिकॉज जब हम ऐसे सीविंग मेथड इसका करवा देते हैं तो रफेज के ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत है वो भी इसमें रह जाते हैं, वो पास नहीं कर पाते हैं इस वायर मैश को और वो इसी में रह जाते हैं और हम उसको फेंक देते हैं, तो हमारी बॉडी को वो रफेज नहीं मिल पाता। तो आजकल बोला जाता है कि आप इस मेथड को यूज ना करो। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब इस वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है जी। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि मैग्नेट का यूज करके हम मिक्सचर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव करवा लेंगे। देखिए, मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक आयरन कैन बी सेपरेटेड इन फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स यूजिंग अ मैग्नेट। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आयरन जो है, आयरन का और कोई और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका मिक्सचर है, तो मैं क्या करूंगी, आयरन इज अ मेटल, ठीक है, तो मेटल्स अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट की तरफ, है ना, तो वो आयरन जो होगा वो मैग्नेट से स्टिक हो जाएगा और मैं आयरन को अलग सेपरेट आउट कर सकती हूँ। मैग्नेटिक impurities are attracted towards the magnet leaving behind the non-magnetic components। तो क्या होता है, अब आप इस पिक्चर से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया आयरन का पाउडर और फ्लोर मिक्सचर, यानी कि फ्लोर और आयरन पाउडर का एक मिक्सचर ले लिया। अब मैं जैसे ही मैग्नेट को उसके पास लेके जाऊंगी
तो मैग्नेट से स्टिक कौन हो जाएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, मेटल, एंड आयरन इज अ मेटल, आयरन ही है मेटल। तो आयरन का पाउडर जो होगा वो उस मेटल से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, वेयर एज जो फ्लोर होगा वो स्टिक नहीं होगा, और हम ऐसे इजीली आयरन को और फ्लोर को सेपरेट कर लेंगे। तो आपको समझ आया होगा कि जब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, जब कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल का अगर हमने मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है तो मेटल तो अट्रैक्ट करेंगे और नॉन मेटल अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से हम मेटल को आराम से जो है इम्प्योर नॉन मेटल से सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। I hope you got this. Let's come to the next. So the next process is sublimation. क्या होता है sublimation? It is a process in which a solid is directly converted into vapors. ऐसा process जिसमें solid direct vapors में convert हो जाता है without passing through the liquid state, बिना liquid state में गए हुए। The process of sublimation is used to separate those solids from their mixtures which directly pass into vapor state upon heating without passing through the liquid state. ऐसे mixtures जिनमें एक जो substance है, ठीक है, वो sublimation की property show कर रहा है, यानी कि वो solid form से direct gaseous form में convert हो जाएगा without converting into liquid state. तो ऐसे mixtures जिनमें कोई एक substance sublimation की property show करता है उसमें हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू उनको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो क्या होता है जब उस ऐसा सब्सटेंस जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी करता है शो, उसमें क्या होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में या आप बोल सकते हो वेपर्स में चेंज हो जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और ये प्रोसेस कब होगा, जब हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, नाउ वेपर्स ऑन कूलिंग गिव बैक द सॉलिड अगेन। क्या होता है जब उस वेपर्स को, ठीक है, ये है हमारा सॉलिड, सॉलिड कन्वर्ट हुआ वेपर्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सॉलिड है, वेट अ मिनट, अब वेपर्स जो होंगे, ये जो वेपर्स जो होते हैं ये कूल होने पर, ठीक है, सब्लिमेशन हमने करवाया ऑन हीटिंग। ठीक है, अब ऑन कूलिंग दीज वेपर्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म अगेन विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। जब हम कूल करते हैं तब ये वेपर्स वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, decomposition. Okay, solid like camphor, naphthalene, iodine etc. undergo sublimation. तो कौन कौन से हैं ऐसे सॉलिड जो सब्लिमेशन शो करते हैं, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड आयोडीन। अब इस पिक्चर से समझते हैं। सेटअप आप देख सकते हो, बर्नर से मैंने हीट प्रोवाइड करी, चाइना डिश मैंने रखी यानी कि प्लेट आप बोल सकते हो, और इसमें समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैंने सैंड एंड आयोडीन मिक्सचर रख दिया। आयोडीन शो करता है सब्लिमेशन, सैंड शो नहीं करती। ठीक है, मैंने रख दिया आयोडीन एंड सैंड मिक्सचर। ठीक है, अब आयोडीन जो है हीट प्रोवाइड करने पर आयोडीन क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। आप देख सकते हो पिक्चर में। ठीक है, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। सैंड जो है वो इस प्लेट में ही रह जाएगी, इस डिश चाइना डिश में ही रह जाएगी सैंड, बिकॉज इट विल नॉट शो द सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारा आयोडीन है वो सब्लिमेशन शो करेगा, उसके वेपर्स बनेंगे हीट प्रोवाइड करने पर। और यहाँ पर बिकॉज जो इन्वर्टेड फनल मैंने ऊपर रखा और ऊपर कॉटन प्लग लगा दी, तो बाहर तो वैसे भी नहीं निकल पाएगा आयोडीन। तो इन्वर्टेड फनल का ये जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा ठंडा है इन कंपैरिजन टू द चाइना प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीकॉम्पोजिशन हो जाएगा, यानी कि जो आयोडीन के वेपर्स है वो वापस सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आयोडीन डिपॉजिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से अब जो सैंड है वो चाइना प्लेट में रह जाएगी, आयोडीन मुझे यहाँ पे कॉर्नर पर मिल जाएगा इन्वर्टेड फनल के। तो इस तरीके से मैं ऐसे मिक्सचर जिसमें एक जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन शो करे, ऐसे सब्सटेंस ऐसे मिक्सचर्स को मैं सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, सैंड और आयोडीन को जैसे मैंने सेपरेट कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ये होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं ना। सो नेक्स्ट इज सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब क्या होगा लिक्विड, अब इतनी देर तो हम ये पढ़ रहे थे कि सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, अब हम पढ़ते हैं सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, लेकिन इसमें क्या है सॉलिड इनसॉल्युबल है। आगे हम ये भी देखेंगे कि सॉल्युबल सॉलिड को कैसे करेंगे हम सेपरेट आउट, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनसॉल्युबल सॉलिड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड हम देख रहे हैं लिक्विड्स में। आइए देखते हैं। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्या होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन? Sedimentation is a process in which heavier particles of insoluble solid in a liquid settle down. The solid particles called sediments settle down during sedimentation, forming a layer. Decantation is the process of pouring out liquid or water which contains the dust or soil particles without disturbing the sediment. अब क्या होता है sedimentation and decantation process देखते हैं। आगे एक और हम डायग्राम से इसको समझते हैं। देखिए, दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या है। देखो, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन प्रोसेस है, मैंने लिया एक मिक्सचर इनसॉल्युबल सॉलिड। सैंड क्या है जी? इनसॉल्युबल सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। तो इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड का मैंने एक मिक्सचर लिया, जैसे कि एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर। तो मैंने क्या किया, उसको रख दिया। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऊपर वाटर है, यहाँ पे नीचे एक लेयर बन गई सैंड की। ठीक है, तो जो लेयर बनी सैंड की, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है? सेडिमेंटेशन। ये क्या है? सेडिमेंटेशन है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो मिक्सचर है उसमें दो लेयर्स बन जाती है। ठीक है, और अब ये क्या है? सैंड क्या है? सेडिमेंट। हम सैंड को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलेंगे। नाउ अब जैसे मैंने उसको स्टेशनरी रख दिया बिना ऐसे हिलाए, तो दो लेयर्स मुझे देखने के लिए मिली, जो कि क्या है? सैंड की और वाटर की लेयर है। समझ आया आपको? अब क्या होगा, मैंने डिकेंटेशन करवाया। डिकेंटेशन का मतलब होता है पोरिंग आउट द लिक्विड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ली ग्लास की रोड। ठीक है, ग्लास रोड ली, उसको रखा, और मैंने सेडिमेंट, सैंड को मैंने क्या बोला था? सेडिमेंट बोला था। मैंने उसको पोर आउट करना शुरू किया, तो क्या होगा? क्लियर वाटर तो मेरा इसमें आ जाएगा और सैंड मेरी इस बीकर में रह जाएगी। सैंड, या मैं बोल सकती हूँ सेडिमेंट, मेरा इस बीकर में रह जाता है, और जो लिक्विड होगा वो क्लियर लिक्विड मेरा दूसरे जो कंटेनर में जिसमें मैं पोर आउट कर रही हूँ उसमें आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। आई होप यू गॉट दिस। समझ आया होगा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या है। तो आपका फर्स्ट डायग्राम जो ये वाला है, ये सेडिमेंटेशन शो कर रहा है, जिसमें हमने सेडिमेंट को और लिक्विड को अलग अलग दिखाया। ठीक है, उसकी दो लेयर्स बन गई, और उसके बाद में मैंने डिकेंटेशन जब करवाया, तो डिकेंटेशन में क्या हुआ, मैंने जो क्लियर, जो ऊपर का जो लिक्विड था उसको पोर आउट करा, जिससे मेरे को क्लियर लिक्विड मिल गया, और सेडिमेंट जो है वो जो मेरा कंटेनर था उसमें ही रह गया। दिस इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। अब ये क्या बोल रहा था? सेम यही बोल रहा था कि सेडिमेंटेशन क्या होता है? हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड के, सैंड क्या है? सैंड के हैवियर पार्टिकल्स होते हैं और इनसॉल्युबल सॉलिड होती है, इसलिए सैंड की नीचे लेयर बन जाती है और वाटर की ऊपर लेयर बन जाती है। नाउ द सॉलिड पार्टिकल्स जो नीचे सेटल डाउन हुए उसको हमने क्या बोला? सेडिमेंट बोला। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन में एक लेयर बनती है जो नीचे इनसॉल्युबल सॉलिड की, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। नाउ डिकेंटेशन क्या होता है? लिक्विड जो था, या फिर हम बोल सकते हैं जो वाटर है जो, ठीक है, उसको जब हमने पोर आउट करा,
ठीक है, दूसरे कंटेनर में उसको पोर आउट करा, सेपरेट आउट करा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन which contains the dust or soil particles, जो कि क्या थे, सॉइल पार्टिकल्स। अब हो सकता है कि जरूरी नहीं होता कि ये प्योर लिक्विड या प्योर वाटर है, नहीं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स अभी भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, यानी कि जो सेडिमेंट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। डिकेंटेशन में जो ऊपर का जो लिक्विड होता है या हम बोल सकते हैं जो वाटर है उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। नाउ sometimes we find lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses which cannot be removed by winnowing or hand picking. In such a case, rice or pulses are washed before cooking using the process of sedimentation and decantation. अब ये प्रोसेस हम घर पे भी करते हैं। कब करते हैं? आपने देखा होगा कि घर पे जब राइस बनाते हैं या पल्सेस हम बनाते हैं तो हम उसको वॉश करते हैं। क्यों करते हैं वॉश? बिकॉज उनके ऊपर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स तब भी रह जाते हैं, ठीक है, इवन आफ्टर द विनोइंग, ठीक है, विनोइंग प्रोसेस के बाद या फिर हम बोल सकते हैं हैंड पिकिंग के बाद भी डस्ट के पार्टिकल्स कुछ रह जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं। जब वॉश करते हैं तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस करवाते हैं। हम कैसे करवाते हैं? मैंने उनको वॉश किया, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने उनको स्टिर रख देते हैं अपन, या फिर हम जैसे, तो क्या होता है, राइस या पल्सेस अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर वाटर होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पोर आउट कर देते हैं। ऊपर का वाटर तो हम पोर आउट कर देते हैं और जो राइस या हम अब इस जगह पे क्या है, राइस या पल्सेस हमारे सेडिमेंट है, ठीक है। I hope you got this. Let's come to the next one. When we add water to these, the impurities go into water and it becomes a little dirty due to dust. अब आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, बिकॉज जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में आ जाते हैं। Rice being heavier will sink to the bottom of the vessel and is called sediment. अब यहाँ पे हमारे राइस जो हम बोल सकते हैं या पल्सेस हम बोल सकते हैं वो क्या है, हैवी होते हैं, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में और हम उसको बोलते हैं कि अब यहाँ पे सेडिमेंट क्या है, राइस या पल्सेस। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब ऊपर का जो वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, जो डर्टी वाटर होता है, जिसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी भी होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, पोर आउट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। Likewise, sand and water can be separated by sedimentation and decantation as so shown in the figure. अब इसमें भी हमने क्या किया, ये हमने जस्ट अभी देखा कि कैसे सैंड और वाटर को भी हम अलग अलग कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंट क्या होता है, जो नीचे सेटल डाउन हुआ, यहाँ पे सैंड हो सकता है, राइस हो सकता है, पल्सेस हो सकती है, सेडिमेंट, और ये प्रोसेस था हमारा सेडिमेंटेशन। और जब हम लिक्विड को पोर आउट करवाते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। नाउ अब इधर आप देख सकते हो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यहाँ पे सैंड एंड वाटर का मिक्सचर था, सैंड नीचे सेटल डाउन हुई एज सेडिमेंट। जब सैंड नीचे सेटल डाउन हुई, सेडिमेंट हमने बोला सैंड को तो हमने बोला दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। और जब हम पोरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अबव, ऊपर का जब हम पानी जो है पोर आउट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। Supernatant, the clear fluid which rises to the top, is the liquid part, and sediment, the settled precipitate, is the solid part of a mixture which can be separated by sedimentation. तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि this is your mixture, for example, ये आपका मिक्सचर है वाटर का और सैंड का, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे क्या है, सैंड है, ठीक है, दिस इज योर सैंड फॉर एग्जाम्पल, ये जो पार्ट है ये सैंड हो गया, ठीक है, जो मैंने ऑरेंज कलर से करा। तो सैंड क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, तो अब आप इसको सैंड बोल सकते हो या कोई भी ऐसा हैवी पार्टिकल जो नीचे सेटल डाउन हो गया, राइस, पल्सेस, कुछ भी। तो ये क्या हुआ, जो नीचे सेटल डाउन हुआ उसको हमने बोला सेडिमेंट,
ठीक है, और ऊपर हम बोल सकते हैं जो लिक्विड था, ठीक है, ऊपर हमने क्या बोला कि जो लिक्विड है, ये वाला जो पार्ट है हमारा लिक्विड वाला पोर्शन, फ्लूइड हम बोल सकते हैं जो ऊपर है, सुपरनेटेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। आई होप यू गॉट दिस कि नीचे जो सेटल डाउन हुआ उसको हमने बोला सेडिमेंट, और जो ऊपर राइज अप हुआ उसको हमने बोला सुपरनेटेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड, ये होता है लिक्विड, सुपरनेटेंट हमारा जो ऊपर राइज अप हुआ वो होता है सुपरनेटेंट, लिक्विड हम बोल सकते हैं, और जो सेडिमेंट जो हमारा होता है, जो सेडिमेंट होता है वो क्या होता है, सॉलिड। तो इनसॉल्युबल सॉलिड हम बोल सकते हैं, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि जो ऊपर राइज अप हुआ लिक्विड उसको हमने बोला सुपरनेटेंट, जो नीचे सेटल डाउन हुआ सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड जो नीचे सेटल डाउन हुआ उसको हमने बोला सेडिमेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। आई होप यू गॉट दिस, समझ आ गया होगा, इस प्रोसेस को हमने बोला सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज योर फिल्ट्रेशन। क्या होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज लिटिल सिमिलर टू सीविंग। फिल्ट्रेशन जो है हमने सीविंग मेथड अभी पढ़ा था उससे सिमिलर ही है, आइए पढ़ते हैं। Filtration is little similar to sieving, process by which two substances, an insoluble solid and a liquid, are separated using a filter is called filtration. तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर को यूज करके जब इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट करा जाता है, फिल्टर का यूज करा और इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कर दिया, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। Tea leaves are separated from tea by the process of filtration using tea stainers. अब आपने टी स्टेनर्स देखे होंगे, ऐसे घर पे हम करते हैं, ये सेम चीज डेली यूज होती है। क्या करा हमने, टी स्टेनर का यूज करते हैं हम, और ऊपर से जब हम चाय को डालते हैं, टी को डालते हैं, तो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड जो टी लीव्स होती है वो स्टेनर में रह जाती है, और फिल्टर होके जो टी होती है वो हमारी नीचे कप में आ जाती है। तो दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि फिल्टर का हमने यूज किया। यहाँ पे फिल्टर क्या है हमारा, टी स्टेनर। क्या है, टी स्टेनर हमारा फिल्टर है। टी स्ट्रेनर्स आर स्मॉलर एंड हैव वायर और प्लास्टिक मैश। अब ये छोटे होते हैं और इनके अंदर भी क्या होती है, वायर या प्लास्टिक की मैश होती है। दे कैन फिट ऑन टू अ कप, ये कप पे फिट हो जाते हैं। द interstices of the strainers allow the liquid to pass through and tea leaves are left behind the strainer। तो क्या होता है, टी लीव्स तो यहाँ पे रह जाती है, इसमें रह जाती है टी लीव्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें टी रह जाती है। नाउ द स्ट्रेनर एक्ट्स एज अ फिल्टर। तो फिल्टर ये क्या है, टी स्टेनर which act as a filter। टी स्ट्रेनर है जो कि किसकी तरह वर्क कर रहा है। I hope you got this। The same strainer cannot be used to separate mud from water। लेकिन क्या हम टी स्ट्रेनर से या ऐसे स्ट्रेनर से हम मड और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज मड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत छोटे हैं, वो पास आउट हो जाएंगे स्ट्रेनर से। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फॉर दिस वी नीड अ फाइन फिल्टर लाइक अ फिल्टर पेपर। या तो हम उस केस में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करवा लें, अदरवाइज एक फाइन फिल्टर का यूज करें जो कि क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर। फाइन फिल्टर यानी कि और ज्यादा छोटे जो हैं होल्स होते हैं, बहुत छोटे, जिससे सैंड भी पास नहीं हो पाती, दैट इज फिल्टर पेपर। नेक्स्ट इज फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। आइए देखते हैं कैसे हम कोन बना सकते हैं फिल्टर पेपर से।
देखो पहले ऐसा एक फिल्टर पेपर जो होता है वो ऐसा होता है, हम फिल्टर पेपर का कोन कैसे बनाएंगे, उसको हाफ में फोल्ड किया, ठीक है, फिर उसको क्वार्टर में फोल्ड कर दिया और फिर उसकी एक कोन शेप बन जाती है। समझ गए होंगे आप, कोन शेप बन जाती है उसकी, ठीक है। तो कोन शेप में हम फिल्टर पेपर को ऐसे बना सकते हैं। नाउ ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा पेपर लो और उसको ऐसे फोल्ड करके आप ट्राई करोगे तो दैट इज हाउ यू आल्सो फोल्ड द फिल्टर पेपर। तो सेम है, घर पे पेपर को फोल्ड करोगे तो आ जाएगा कैसे फिल्टर पेपर से आप कोइन शेप बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, सेटअप फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का देखो कैसे है सेटअप। मडी वाटर लिया, फिल्टर पेपर कोन से जब पास कराया तो फिल्टर पेपर कोन के नीचे क्या होगा, क्लियर वाटर ऑब्टेन होगा। देखो मैंने क्या किया, ये है आपका सेटअप, यू कैन सी द सेटअप। तो सेटअप को अब आप जब देखोगे तो देखो क्या हुआ, ये है एक फनल, ठीक है। यहाँ पे इस फनल जो है ये नीचे से कोइन शेप का है, इसलिए हमने यहाँ पे जो नीचे से है ये क्या है, कोइन शेप का है, ये कोइन शेप का है। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, फिल्टर पेपर लगाया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसमें। नाउ तो अब क्या होगा, और ऊपर से मैंने मड वाटर, अब ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड में ले लेती हूँ मडी वाटर। तो मैंने मडी वाटर जो है उसको पास करवाया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया मडी वाटर। अब मडी वाटर को मैंने पास करवाया तो क्या होगा, फिल्टर्ड सॉलिड रेसिड्यू। अब जैसे ही वो पास होगा फिल्टर पेपर से तो फिल्टर पेपर में क्या रह जाएगा, यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स। फिल्टर पेपर में क्या होंगे, सैंड पार्टिकल्स। और सैंड पार्टिकल्स को क्या बोला है, रेजिड्यू। हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। फिल्टर्ड सॉलिड यानी फिल्टर्ड सॉलिड जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। और फिल्टर्ड लिक्विड जो हमें ऑब्टेन हुआ यानी कि क्लियर वाटर हमें जो ऑब्टेन हुआ, जब पास हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर वाटर। तो हमें जब पास हो जाएगा तो फिल्टर पेपर से जब पास होगा तो फिल्टर पेपर में हमें क्या मिलेंगे, सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो इस फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और हम उनको क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। और जो हमें लिक्विड हमें जो नीचे मिला उसको हम क्या बोलेंगे, जिसने फिल्टर पेपर को पास कर लिया, जिस लिक्विड ने, यहाँ पे क्या है, क्लियर वाटर है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फिल्टरेट। अब आपको समझ आया होगा कि रेजिड्यू और फिल्टरेट दो टर्म्स है, क्या है वो, रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। तो रेजिड्यू क्या होगा, जो लेफ्ट आउट होता है, इसमें होगा लेफ्ट आउट फिल्टर पेपर में, और जो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएगा दैट इज फिल्ट्रेट। तो आपको सेटअप समझ आया होगा। मड और वाटर का हमने सेटअप लिया। मड और वाटर में क्या है, मड जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, वाटर। जब मड और वाटर के मिक्सचर को हमने क्रॉस करवाया फिल्टर पेपर से तो फिल्टर पेपर में क्या बचेगा, फिल्टर पेपर में सैंड के पार्टिकल्स रह जाएंगे, वो फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल बी नोन एज रेजिड्यू। और फिल्टर पेपर को जो क्रॉस कर जाएगा क्लियर लिक्विड दैट इज अवर वाटर, तो उसको हम बोलेंगे फिल्टरेट। आपको समझ आ गया। At homes, we use a special type of filter to remove solid impurities. हम घर पर क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर यूज करते हैं इन सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। In these filters, a porous pot made up of ceramic is used as a filter. तो घर पर हम जो फिल्टर यूज करते हैं इनमें एक पोरस पॉट होता है जिसमें यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस पॉट में, और ये किसका बना हुआ होता है, सिरेमिक का बना हुआ होता है, और इसको फिल्टर की तरह यूज किया जाता है। As the water passes through the pores, the solid impurities are filtered out. और जैसे ही वाटर उस पॉट से, इस पोरस पॉट से पास करता है, इम्प्योरिटीज जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। A special type of light called ultraviolet light is used to kill germs in some of these filters. अब क्या होता है, germs जो होते हैं वो तो भाई सिरेमिक पॉट को भी पास कर लेंगे, पोर्स को भी पास कर लेंगे,
तो उनको वैसे सेपरेट आउट करवाते हैं हम। यूवी लाइट यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट, स्पेशल टाइप की यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करा जाता है जिससे हम उनको किल करवाते हैं जर्म्स को। नाउ a thin muslin cloth can also act as a filter। एक थिन जो है मुस्लिन क्लोथ हम यूज कर सकते हैं फिल्टर की तरह। घर पे कभी कभी देखा होता है सूती कपड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसका भी यूज करा जाता है सेपरेट करने के लिए। फिर सूती कपड़ा जो होता है, ठीक है, टू सेपरेट पनीर फ्रॉम the we after the milk has been stored we use a muslin cloth। आपने घर पे देखा होगा, घर पे जब पनीर हम बनाते हैं तो जो बचा हुआ जो पानी होता है, जो खट्टा होता है मतलब है ना, उससे पनीर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मुस्लिन क्लोथ, सूती कपड़े का काम यूज करते हैं। उसके अंदर जब उसको निकालते हैं तो क्या होता है, वो जो पनीर होता है वो उसमें ही रह जाता है, सॉलिड पनीर, और जो वाटर या हम बोल सकते हैं जो लिक्विड होता है, जो भी हमारा बचता है, ठीक है, वो क्या होता है, पास आउट कर जाता है। So now, other than filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters। और हम filters को भी use कर सकते हैं other than filter paper। किससे बने हुए हो सकते हैं हमारे filters? कॉटन के बने हुए हो सकते हैं, चारकोल के या सैंड के भी बने हुए filters का भी हम use कर सकते हैं। Next is loading। What is loading? Loading क्या होता है? If the suspended particles of a solid in liquid are very fine, their sedimentation takes a very long time। अब एक loading process क्या होता है, पहले समझने से पहले हम देखते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो तो हम उसमें सेडिमेंटेशन नहीं करवा सकते, वो सेटल डाउन होंगे ही नहीं नीचे, ठीक है। सेडिमेंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब सेडिमेंट बन जाता है, नीचे एक प्रॉपर लेयर बन जाती है पार्टिकल्स की, वो नीचे दो डिफरेंट लेयर दिखेगी। अब अगर हमें वो डिफरेंट लेयर दिखेगी नहीं सेडिमेंट, बिकॉज पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो ऐसे में हम लोडिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो लोडिंग क्या होगा, लोडिंग इज अ मेथड ऑफ स्पीडिंग अप द सेडिमेंटेशन। तो क्या होगा कि सेडिमेंटेशन के में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो सेडिमेंट यानी कि सेडिमेंट बनने में, यानी कि नीचे प्रॉपर उसकी लेयर बनने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन हमें करवाना है। अब हम ये तो नहीं है कि वेट करते रहे, तो उस टाइम हम यूज करते हैं लोडिंग मेथड। तो लोडिंग क्या होता है, जिससे सेडिमेंटेशन जो होता है उसको हम स्पीड अप करवाते हैं बाय मेकिंग द पार्टिकल्स हैवियर। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, तो हैवी नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, स्पीड अप करवाते हैं सेडिमेंटेशन का। कैसे करवाते हैं, हम पार्टिकल्स को हैवी बनाते हैं, हैवी करवाते हैं हम पार्टिकल्स को। समटाइम्स द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन मड वाटर आर वेरी फाइन एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सेडिमेंटेशन। अब क्या होता है, कई बार क्ले के पार्टिकल्स होते हैं मडी वाटर में, वो बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स और लाइट होते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, मतलब ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसको स्पीड अप करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन को स्पीड अप करवाने के लिए हम लोडिंग मेथड का यूज करते हैं, जिससे हम पार्टिकल्स को हैवी बनाते हैं, ठीक है। इन सच केसेस द प्रिंसिपल ऑफ लोडिंग इज यूज्ड। एलम वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये। एलम क्या है, एलम इज अ सॉलिड which is soluble in water is used for this purpose। The dissolved particles of alum load the fine particles of clay in water, they become heavier and settle down quickly। The clear water on top can be further decanted or filtered। अब क्या होता है, जैसे इस सेटअप के थ्रू समझते हैं, ये था मडी वाटर हमारा। अब मडी वाटर में हमारे जो क्ले के पार्टिकल्स है वो लाइट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो सेडिमेंटेशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलम का यूज करते हैं। एलम एक सॉल्यूबल सॉलिड है जो कि वाटर में घुल जाता है और क्ले पार्टिकल्स को हैवी बना देता है। क्या करता है, क्ले पार्टिकल्स को वो हैवी बना देता है। ये एलम हमने ली, एलम को मैंने क्या किया, उसको डिसॉल्व करवा दिया वाटर में। अब क्या होगा, एलम जो है वो डिसॉल्व हो गई, अब वो क्ले के पार्टिकल्स को हैवी बना देगी, ठीक है। डिसॉल्व पार्टिकल्स लोड द फाइन पार्टिकल्स। तो लोडिंग कहां से वर्ड आया कि वो हैवी बना देती है क्ले पार्टिकल्स को, लोड कर देती है क्ले पार्टिकल्स को। तो क्या होगा, क्ले पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ ही देर में, विद इन फ्यू मिनट्स, और क्लियर वाटर हमें ऊपर
ऑब्टेन हो जाएगा। अब सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंट हमारे आ गया हमारा सेडिमेंट क्लियर क्ले पार्टिकल्स, तो हम क्या करेंगे, अब इस क्लियर वाटर को या तो हम डिकेंटेशन करवा के अलग कर ले और नहीं तो हम फिल्टर करवा ले उसका या फिर फिल्ट्रेशन करवा ले। तो दिस इज हाउ लोडिंग जो होती है वो डन होती है। तो लोडिंग वर्ड आपको समझ आया होगा, इसमें एलम का ध्यान रखेंगे, एलम को यूज किया जाता है। क्या है लोडिंग प्रोसेस, कि लोडिंग प्रोसेस जब सेडिमेंटेशन जो है हमें स्पीड अप करवाना होता है, जैसे कि क्ले पार्टिकल्स, मडी वाटर में क्ले पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लाइट होते हैं वेट में, तो सेडिमेंटेशन होने में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसको स्पीड अप करवाने के लिए हम लोडिंग प्रोसेस यूज करते हैं। और लोडिंग कैसे करवाते हैं, एलम का यूज करके। एलम क्या है, एक सॉल्यूबल सॉलिड है जिसको हम जैसे ही उसमें घोलते हैं, पानी में घोलते हैं एलम को, तो और एलम क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है वाटर में और वो क्ले पार्टिकल्स को लोड कर देती है, हैवी कर देती है। और लोड और हैवी करने के बाद में वो क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि उसका सेडिमेंट बन जाता है क्ले पार्टिकल्स का, और ऊपर हमें क्लियर वाटर ऑब्टेन हो जाता है। अब इस क्लियर वाटर को या तो हम डिकेंटेशन करवा ले और नहीं तो हम फिल्ट्रेशन करवा ले। तो दिस इज हाउ द लोडिंग प्रोसेस इज डन। इसमें एलम ध्यान रखेंगे कि एलम जो है वो लोड करती है क्ले पार्टिकल्स को, इसलिए वर्ड आया लोडिंग, और एलम का इसमें यूज करा जाता है। एलम क्या है, एक सॉल्यूबल सॉलिड है which speeds up the process of sedimentation by loading the particles of clay. I hope you got this. Now let's come to the next topic. Next is, now very often one method is not sufficient to separate substances present in a mixture. For example, obtaining clean drinking water from a mixture of water, clay. अब क्या होता है, कई बार एक मेथड से हम जो है ये नहीं बोल सकते कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस को, यानी कि सेपरेट करने के लिए एक मेथड कई बार यूज में नहीं आता, हमें एक से ज्यादा मेथड करने पड़ते हैं जब हम सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्ले। अब कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक बार हमने प्रोसेस करवा लिया तो हमारा जो वाटर है उसमें से हमने क्ले पार्टिकल्स को या मड पार्टिकल्स को अलग कर दिया, जरूरी नहीं होता। कई बार हमें एक से ज्यादा प्रोसेसेस करवाने पड़ते हैं, सेपरेट आउट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन मेथड। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक से ज्यादा मेथड का यूज करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है मडी वाटर। तो मडी वाटर में से जब मड को या क्ले पार्टिकल्स को हमें सेपरेट आउट करना होता है तो हमें एक से ज्यादा मेथड का यूज करना पड़ता है सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए। Next is your Olympiad bite. Alum is a specific chemical compound which is the hydrated potassium aluminium sulfate. तो alum क्या है? What is alum? Alum is hydrated potassium aluminium sulfate. आप याद रखेंगे what is alum? Alum is hydrated potassium aluminium sulfate. याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एलम क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज एलम। एलम इज हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। When it rains in a dusty weather, the first raindrops loads the dust particles with water. They become heavier and quickly settle down on the earth. अब क्या होता है कि जब रेन होती है, डस्टी वेदर, जब पहले मतलब डस्ट होती है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा, उसके बाद में जब रेन आती है तो जो एकदम पहले जो रेन ड्रॉप्स गिरते हैं वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को लोड कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को हैवी बना देते हैं, और फिर वो वाटर के साथ जब नीचे गिरते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी से वाटर पे ग्राउंड पे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब बारिश आए तो एकदम बारिश में जस्ट मत ना हो, बिकॉज क्या होगा, जो पास में डस्टी वेदर है, ऑलरेडी डस्ट है एनवायरनमेंट में, आसपास वेदर में डस्ट है, तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे ही फर्स्ट रेन ड्रॉप जब गिरेगी तब वो डस्ट को क्या करती है, हैवी बना देगी और वो जल्दी से फिर सेटल डाउन हो जाती है।
दिस इज हाउ कि क्या होता है, पहले पहले तो हमें बारिश से पहले ऐसे लग रहा होता है बहुत ज्यादा आसपास मिट्टी उड़ रही है, लेकिन जब बारिश हो जाती है उसके बाद में एकदम जो वेदर होता है वो क्लियर हो जाता है, मिट्टी नहीं उड़ती है। क्यों होता है ऐसा? कि वो ग्राउंड में जो वाटर जो भी डस्ट पार्टिकल्स जो आसपास थे वेदर में, उनको बारिश रेन ड्रॉप जब गिरी, उन्होंने उन डस्ट पार्टिकल्स को हैवी कर दिया और वो नीचे वापस ग्राउंड में डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए, इसलिए वेदर में उसके बाद में डस्ट हमें नहीं दिखती है। दिस इज हाउ। Let's come to the next one. Now the next topic is separating soluble solids from liquid. अभी तक हम पढ़ रहे थे insoluble के बारे में कि insoluble solid है तो हम कैसे उसको हम separate कर सकते हैं, पर अब हम पढ़ रहे हैं how we can separate soluble solid, यानी कि जो already soluble है, water में dissolved form में present है, या liquid हम कोई भी ले लें उसमें dissolved form में present है, तो हम कैसे उसको separate out कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मेथड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको पता है क्या होता है इवेपोरेशन, आइए देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो वाटर है उसको हम वेपर में जब चेंज कर लेते हैं, वाटर जो है उसके वेपर्स जब बन जाते हैं, उसका फेज चेंज हो जाता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। It takes place continuously at all temperatures. ये continuously होता रहता है हमारी सराउंडिंग में और हर टेम्परेचर पे होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ऐसा नहीं होता कि इवेपोरेशन सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होगा, हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगी। सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट जो होता है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हम उसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं सी वाटर से सॉल्ट को? इवेपोरेशन करवा के। इवेपोरेशन करवाएंगे तो जो वाटर होगा वो वाटर वेपर की फॉर्म में सराउंडिंग में चला जाएगा, और बचेगा क्या? सॉल्ट बचेगा। देखते हैं। सी वाटर इज अलाउड टू कलेक्ट इन शैलो पॉन्ड्स evaporated in the sun till it becomes dry। क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे या फिर ऐसे मतलब पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, और उस पॉन्ड्स में सी वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता है। सी वाटर जो होता है पॉन्ड्स में क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट कर दिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद में उसका इवेपोरेशन करवाया जाता है सन में। किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में। इवेपोरेशन होता है जब तक होता है कि वो ड्राई ना हो जाए, पॉन्ड जो है वो उसमें से सारा जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ ना जाए। वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। क्या होता है, जैसे ही ड्राई होता है तो वाटर तो सारा इवेपोरेट कर जाता है, और पीछे क्या बचते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स बचते हैं। दिस सॉल्ट इज फर्दर प्यूरिफाइड एंड इज यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट। और क्या करते हैं, इसको फर्दर प्यूरिफाई करवाया जाता है सॉल्ट को, और यही सॉल्ट हम जो है घर पे खाने में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं वो यही सॉल्ट होता है। सो आई होप यू गॉट दिस। अब ये सेटअप देखेंगे, हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर लिया। नीचे अब ये घर पे भी आप कर सकते हो, नेचुरली कैसे करवाया जाता है, सन की हीट की प्रेजेंस में। घर पे हम कैसे कर सकते हैं, सॉल्ट और वाटर का हमने एक मिक्सचर ले लिया, बर्नर हमने ऑन किया, अब उसको इवेपोरेट करवाना शुरू किया, तो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और क्या बचेगा पीछे, यहाँ पे इस डिश में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग। हमने चर्निंग अभी पढ़ा था। दिस इज हाउ द चर्निंग हैपेंस। चर्निंग ऐसे करवाते हैं, मिल्क से बटर को सेपरेट आउट करने के लिए चर्निंग प्रोसेस करवाते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द लाइटर पार्टिकल्स
ऑफ ए सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। हम क्या कर सकते हैं इस मेथड से, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, सॉलिड के लाइटर पार्टिकल्स जो लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, डिसॉल्व रहते हैं, तो सॉलिड के क्या होता है वो लाइटर पार्टिकल्स चर्निंग करने से क्या होता है वो ऊपर आ जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, बिकॉज लाइट होते हैं तो वो लिक्विड के ऊपर आ जाते हैं। In this method, the mixture containing suspended particle is rotated at a high speed. Example, butter is separated from curd by churning. क्या करते हैं इसको चर्निंग में उसको बहुत तेज हाई स्पीड से उसको रोटेट करवाया जाता है, और इस मेथड को घर पे भी यूज करा जाता है कर्ड से बटर को ऑब्टेन करने के लिए। कर्ड से जब बटर को ऑब्टेन करते हैं तो यही प्रोसेस करते हैं। In this process, the butter being lighter floats at the top while the buttermilk is left behind. क्या होता है कि जो बटर जो होता है वो लाइटर होता है, यानी कि हल्का होता है। सॉलिड जो होता है वो क्या होता है हल्का होता है, तो बटर जो होता है वो लाइट होता है, तो पीछे क्या फिर होता है लाइटर होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है, बटर तो होता है जो, और जो पीछे क्या बचता है बटर मिल्क बचता है। सो यू नो कि कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है, घर पे भी हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। आप सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर चर्निंग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। क्या होता है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब क्या है, सॉल्यूशन है कोई, दो मिजिबल लिक्विड्स, यानी कि दो मिजिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, लिक्विड और दो लिक्विड्स है उनको हमने मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे उसको सेपरेट आउट करेंगे, और वो मिजिबल है यानी कि एक दूसरे में घुले हुए। लास्ट चैप्टर में मिजिबल टर्म आपने पढ़ी थी। दोनों लिक्विड्स क्या है मिजिबल है, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन। अ स्पेशल apparatus called Liebig's condenser is used to get distilled water. Distilled water जब हम obtain करते हैं उसके लिए एक स्पेशल apparatus यूज करा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं Liebig's condenser बोलते हैं। Now water containing dissolved impurities is kept in a flask. water जो होता है जिसके अंदर impurities होती है उसको फ्लास्क में रखा जाता है। You know what is the flask? फ्लास्क क्या होता है ऐसी, इसको हम बोलते हैं फ्लास्क। ये होता है फ्लास्क, इसमें क्या होता है ऐसा वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज है यानी कि डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, उसको इस फ्लास्क में रखा जाता है। फिटेड टू द लीबिग्स कंडेंसर, आगे लीबिग्स कंडेंसर को फिट किया जाता है। एज द वाटर इन द फ्लास्क इज हीटेड इट इवेपोरेट्स। अब क्या होता है जैसे जैसे हीट मिलती है इस वाटर को, वाटर इवेपोरेट कर जाता है। वाटर वेपर्स कूल एंड कंडेंस इन द कंडेंसर। अब क्या होता है जैसे ही वो वाटर वेपर्स इस कंडेंसर में जाते हैं तो वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। द ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आर कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क। तो क्या होता है कि इम्प्योरिटीज तो इसी में रह जाती है। कंडेंसर जो होता है उससे क्या होता है, कंडेंसर से जैसे ही पास होता है वो लिक्विड, तो वो जो वाटर वेपर्स जो है वो जैसे ही पास होते हैं कंडेंसर से कंडेंसेशन होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स इस दूसरे फ्लास्क में जब आके गिर जाती है एंड दिस इज डिस्टिल्ड वाटर। तो क्या हुआ सेटअप एक बार वापस देख लेते हैं। हमने फ्लास्क लिया, अब इसमें कौन सा वाटर लिया हमने, सॉल्ट वाटर बोल दीजिए या इम्प्योर वाटर बोल दीजिए, हमने लिया सॉल्ट वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, बंसन बर्नर ऑन किया, इसको हम बोलते हैं क्लैंप स्टैंड। स्टैंड जो होता है उसको बोलते हैं हम क्लैंप स्टैंड। और अब क्या हुआ, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या लिया है, सॉल्ट वाटर लिया है, ऊपर थर्मोमीटर लगाया, ठीक है। और स्टीम जैसी, अब क्या होगा जैसी बंसन बर्नर ऑन होगा तो हीट मिलेगी, सॉल्ट वाटर के वेपर्स बनना शुरू होंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे इसमें, राइट। और वाटर वेपर्स जैसे ही बनते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स जैसे ही बनेंगे, वाटर वेपर्स विल राइज अप एंड विल पास इन द लीबिग्स कंडेंसर। ये क्या है सेटअप, लीबिग्स कंडेंसर है ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही वाटर वेपर्स इसमें पास करेंगे इस कंडेंसर में कंडेंसेशन होगा और वाटर वेपर्स क्या किसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे। और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने के बाद में जो वाटर होगा, जो हमारा जो वाटर है वो इसमें आएगा और इस फ्लास्क में डिस्टिल्ड वाटर जो है हमें मिल जाएगा। कंडेंस्ड वाटर बोल सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हो, वो आपका इसमें कलेक्ट हो जाएगा।
तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हैपेंस। आपको पता है कि डिस्टिलेशन कैसे करवाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस से समझ आया होगा। तो इसमें एक एपरेटस जो सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है, हमारा लीबिग्स कंडेंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेटिंग टू इमिजिबल लिक्विड्स। अब क्या करेंगे हम, दो इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करेंगे। अब मेरी बात सुनेंगे। द थिंग इज कि जब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि दो जो एक सॉलिड और एक लिक्विड है ना, जैसे डिस्टिल्ड वाटर हमने ऑब्टेन किया डिस्टिलेशन में, तो क्या हुआ, एक सॉलिड था और एक क्या है, लिक्विड, यानी इम्प्योरिटीज हो गई हमारी सॉलिड और जो वाटर है वो हो गया लिक्विड। अब हम पढ़ रहे हैं इमेजिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में घुलते नहीं है, उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, आइए देखते हैं। A separating funnel is used to separate a mixture of two immiscible liquids like oil and water. क्या होता है, ऑयल एंड वाटर, दो ऑयल और वाटर जो होते हैं उन दोनों को क्या करवाया जाता है, सेपरेट आउट। क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। सेपरेटिंग फनल, अब हमें पता है कि ना ऑयल जो है वो ऊपर लेयर बना लेता है और वाटर नीचे रहता है ना। तो क्या होता है कि इसको सेपरेट आउट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। दिस इज द सेपरेटिंग फनल। ये क्या है, सेपरेटिंग फनल है। इट इज प्रोवाइडेड विद अ स्टॉपर व्हिच कैन बी यूज्ड टू ड्रेन आउट द लिक्विड एट द बॉटम। अब नीचे क्या होता है, एक स्टॉपर लगा हुआ होता है। दिस इज द स्टॉपर। ये क्या है, आपका रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये है स्टॉपर। अब स्टॉपर का क्या यूज होता है कि स्टॉपर जो होता है उसका क्या यूज होता है कि उसको जैसे ही अब मैंने क्या किया, मैं वाटर को और ऑयल को सेपरेट आउट कर रही हूँ। आइए अब देखते हैं कैसे कर रही हूँ। मैंने लिया सेपरेटिंग फनल, दिस इज योर सेपरेटिंग फनल। ऑयल और वाटर का मैंने मिक्सचर ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, एक नीचे मैंने रख दिया कॉनिकल फ्लास्क और स्टैंड पे उसको लगा दिया सेपरेटिंग फनल को। अब मैं क्या करूंगी, ऑयल की लेयर ऊपर है, वाटर की लेयर नीचे है, तो मैं क्या करूंगी, स्टॉपर को जैसे ही ऑन करूंगी तो वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वाटर कलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑयल की लेयर आने वाली होगी मैं स्टॉपर को क्लोज कर दूंगी तो ऑयल जो है वो हमारा इसमें रह जाएगा और वाटर हमारा नीचे आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट टू इमिजिबल liquids by using separating funnel. When a mixture of immiscible liquid is filled in the separating funnel and allowed to stand for some time, distinct layers are formed. क्या होता है, जब two immiscible liquids जो होते हैं उनको separating funnel में डाला जाता है और उनको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए जब छोड़ा जाता है तो दो different layers वो बना लेते हैं, जैसे ऑयल और वाटर ने बनाई। The lighter liquid forms the top layer. ऑयल जो है वो क्या है, हमारा लाइटर लिक्विड है, तो वो क्या हो जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। लाइटर लिक्विड हमारा क्या है, ऑयल, तो वो कहां पे आ जाता है, टॉप पर आ जाता है। While the heavier liquid forms the bottom layer. वाटर हमारा क्या है, heavier liquid है, तो वो कहाँ रहता है, बॉटम पे रहता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है। सुनो, अब क्या होगा, विच कैन बी इजीली सेपरेटेड। अब इसको इजीली किससे हम सेपरेट कर सकते हैं, बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक जो होता है या स्टॉपर आप बोल लीजिए, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वाटर तो इसमें आ जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में, और जैसे ही फिर ऑफ बंद कर दो, जैसे ही ऑयल आने वाला हो तो ऑयल किस में रह जाएगा, हमारा सेपरेटिंग फनल में। ओके, नाउ आई होप यू गॉट दिस। तो ये टू इमिजिबल लिक्विड्स का अगर हमें दिया जाए सेपरेट आउट करने के लिए तो कैसे करेंगे, इमिजिबल है, ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सेपरेटिंग फनल से करेंगे। नेक्स्ट, ओलंपियाड बाइट। Oil spills from seawater are separated by mechanical methods such as skimming. Skimmers are slow yet very effective machines used for removing oil layers from calm waters along the shorelines. अब क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑयल जो होता है, सी वाटर जो होता है, उसके पास जो ऑयल होता है उसको मैकेनिकल मेथड से सेपरेट आउट करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग। स्किमर्स ऐसी मशीन्स है जो तो होती तो स्लो है बट दे आर वेरी वेरी
इफेक्टिव। तो क्या यूज होती है? यूज फॉर रिमूविंग ऑयल लेयर्स फ्रॉम काम वाटर्स अलोंग द शोर लाइंस। तो जो काम वाटर से जो ऑयल की लेयर्स होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। Miscible liquids are harder to separate as they dissolve in each other. अब miscible liquids यानी कि आपस में जो घुल जाते हैं liquids, उनको separate out करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है आइए देखते हैं। They are often separated by simple distillation having sufficient difference in their boiling points. अब इनको थोड़ा सा harder है। miscible liquids जो होते हैं आपस में dissolve हो जाते हैं। ऐसे liquids को जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर का हो गया एग्जाम्पल, तो ऐसे लिक्विड्स को थोड़ा सा टफ है और सेपरेट आउट करना। बट हम इसके लिए एक सिंपल डिस्टिलेशन, जो अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा लीबिग्स कंडेंसर वाला, वो ही डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर मैं 2 इमिजिबल लिक्विड्स ले लूं, जैसे कि मैंने बोला अल्कोहल एंड वाटर, तो अब मैं कैसे इसको सेपरेट आउट कर सकती हूँ डिस्टिलेशन से, कि मैं इनको कैसे डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर दूंगी। देखो सिंपल डिस्टिलेशन करवाएंगे हम। अब जैसे हमने उसमें देखा था कि थर्मामीटर भी हमने उसमें लगाया था, तो उसका थर्मामीटर का वहां पे क्या काम था कि मुझे पता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। जी हाँ, अब मैं क्या करूंगी, बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग है, तो मैं हीट उतनी प्रोवाइड कर दूंगी जितनी वो अल्कोहल को चाहिए। अब मुझे पता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें मैंने थर्मामीटर भी अटैच किया था। वो थर्मामीटर क्या काम आएगा कि मैं हीट प्रोवाइड करूं 78 डिग्री सेल्सियस की, मैं जो है इतनी हीट प्रोवाइड करूं कि वो 78 डिग्री सेल्सियस शो कर दे थर्मामीटर। इतनी हीट प्रोवाइड करूंगी तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, क्या इवेपोरेट होगा, अल्कोहल इवेपोरेट। तो जैसे ही अल्कोहल इवेपोरेट होगा और लीबिग कंडेंसर से पास होगा, तो क्या होगा, अल्कोहल हमें जो दूसरा कॉनिकल हमारा फ्लास्क हमने रखा है उसमें मिल जाएगी और वाटर जो है प्रीवियस फ्लास्क में रह जाएगा। और बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब क्या होगा, इसमें तो चलो डिफरेंस था, लेकिन अगर डिफरेंस ना हो बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या करवाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे। आपको बस पता होना चाहिए मेजरली कि अगर मिजिबल लिक्विड्स है तो आप कैसे सेपरेट आउट करोगे उसको, सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे हम उसको सेपरेट आउट। सिंपल डिस्टिलेशन से करेंगे मतलब सिंपल डिस्टिलेशन जब होगा जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो दोनों लिक्विड्स के, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब होगा जब डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट्स का वो बहुत कम हो, बहुत माइनर हो, ठीक है, तब फ्रैक्शनल, एज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों जो है हमारे लिक्विड्स उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है दोनों में, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो सिंपल डिस्टिलेशन जो हमने लिबिग कंडेंसर वाला अभी पढ़ा था वही हम यूज कर लेंगे। तो यू शुड नो कि कौन सा प्रोसेस आपको यूज करना है, मेनली याद रखेंगे, दैट इज इनफ। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 2। Which of the following can be separated using churning method? Churning method से आप क्या सेपरेट आउट करोगे, हमने पढ़ा था churning, centrifugation, बटर को मिल्क से सेपरेट आउट करने के लिए, बटर को कर्ड से सेपरेट आउट करने के लिए, sand from water, no, oil from water, no, fat from milk, yes, आंसर हमारा जाएगा C। If a mixture can be separated by magnetic separation, one of the constituent must be। अब क्या है, हमने बात करी कि अगर एक हमें चाहिए मैग्नेटिक सेपरेशन से हम अगर करवा रहे हैं तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, मेटेलिक होना चाहिए। आइए देखते हैं, फेरस, क्या फेरस टर्म आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फेरस टर्म इज यूज्ड इन रिलेशन टू
आयरन, तो क्या आयरन हो सकता है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट? हाँ जी हो सकता है। आयरन अगर है तो हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन से। नॉन फेरस यानी आयरन नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। प्रीशियस नो, नॉन मेटेलिक नो, तो आंसर हमारा जाएगा ए। दैट मीन्स कि एक जो है हमने पढ़ा था कि या तो मेटेलिक होना चाहिए और मेटेलिक में अगर आयरन है तो चलेगा, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसके पास होती है? आयरन के पास होती है, जिसको हम फेरस भी बोल सकते हैं, या मेटल्स के पास होती है। नेक्स्ट, the process of sedimentation and decantation can be used to separate। sedimentation और decantation process से हम क्या separate out कर रहे थे? sand and water। sugar and water no, sand and water yes, राइस एंड वाटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि घर में हम जब यूज करते हैं सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन प्रोसेस, राइस को जब हम वॉश करते हैं तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस हम करते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द मिक्सचर एंड मेथड ऑफ सेपरेशन। हमें बताना है इनकरेक्ट, गलत मैच हमारा कौन सा है और उसका हमें हमें मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो। शुगर पाउडर एंड नेफ्थलीन पाउडर सब्लिमेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज नेफ्थलीन हैज सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज। करेक्ट। सॉल्ट एंड वाटर डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होगा, सैंड इवेपोरेट नहीं होगी और वाटर के वेपर्स बनकर वो डिस्टिल्ड वाटर बन जाएगा। नाउ सॉडस्ट एंड चॉक पाउडर जो है उसको डिकेंटेशन से क्या आप सेपरेट आउट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस इज द रॉन्ग, हमें इनकरेक्ट ही पूछा था, आंसर हमारा जाएगा सी। नाउ एक बार ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, आयरन फिलिंग्स और राइस है, क्या मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगी बिकॉज आयरन विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। So this was all about our self-test 2 and we have the last question. Which of the following can be separated by filtration? Filtration process किसमें कर सकते हैं हम? मिल्क एंड वाटर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मिजिबल लिक्विड्स है दोनों। सॉल्ट एंड शुगर में कर सकते हो आप? नहीं। सॉडस्ट एंड वाटर में कर सकते हो फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन सॉडस्ट और वाटर में बिल्कुल हो सकती है, ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा। सॉडस्ट एंड वाटर में कैसे कराएंगे फिल्ट्रेशन हम? कैसे होगा? फिल्टर पेपर का यूज करके सॉडस्ट जो है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी एज द रेजिड्यू एंड द वाटर विल पास फ्रॉम द फिल्टर पेपर एंड विल बी कलेक्टेड इन एज फिल्ट्रेट। तो आपको समझ आया होगा, आई होप। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 4 थ्योरी लेक्चर। हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQs करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।